नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इनोवेशन लैंडस्केप को मतलब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सरकारी और निजी कोशिशों के बीच तालमेल पर। हमारे पास भारत का नवाचार परिदृश्य, सार्वजनिक निजी सहयोग शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें कि असली प्रेरक शक्ति क्या है, चुनौतियां कहां पर हैं, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने में कैसे मदद कर सकती है। अक्सर ये बहस होती है ना कि सरकार बेहतर है या निजी क्षेत्र, लेकिन स्रोत तो साफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों का साथ आना जरूरी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि हाल की जो नीतियां हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में, स्पेस टेक में और रिन्यूएबल एनर्जी में, वो इसी मिले जुले मॉडल पर जोर देती दिख रही हैं। चलिए देखते कि इस सफर में भारत ने क्या अहम कदम उठाए हैं और आगे कहां ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो सरकारी पहलों से शुरू करते हैं। स्टार्टअप इंडिया का जिक्र है, जिसके तहत 1100 से ज्यादा इंक्यूबेटर जुड़े हैं। फिर मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स भी हैं, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ने भी पिछले साल करीब 945 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, ये आंकड़े तो प्रभावशाली हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि जो शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स हैं, खासकर डीप टेक वाले, मतलब वो जो गहरी वैज्ञानिक खोजों पर आधारित हैं, उन्हें अब भी फंडिंग की कमी महसूस होती है। 2023 में वेंचर कैपिटल फंडिंग में तो भारी गिरावट देखी गई, करीब 67% की। ओह, 67%! ये तो काफी ज्यादा है। ये एक अहम मुद्दा है। सरकार ने एक नई 1 लाख करोड़ रुपए की आरडीआई स्कीम को भी मंजूरी दी है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। तो इसका मकसद शायद इसी फंडिंग गैप को भरना है, खासकर रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचकर। हाँ, कह सकते हैं कि कोशिश उसी दिशा में है। देखिए, भारत का आर&डी खर्च जीडीपी का सिर्फ 0.7% है, जबकि अमेरिका में ये 3.5% है, चीन में 2.4%। और चिंता की बात यह भी है कि भारत में इस खर्च का जो बड़ा हिस्सा है, करीब 65%, वो सरकार से आता है। विकसित देशों में निजी क्षेत्र ज्यादा निवेश करता है। तो ये आर&डी स्कीम शायद इसी संतुलन को बदलने की एक कोशिश है। अच्छा, और अटल इनोवेशन मिशन एम जैसे प्रोग्राम भी हैं जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच वो पुल बनाने का काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 76,000 करोड़ का आवंटन और इंडिया एआई मिशन की शुरुआत, ये भी डीप टेक पर बढ़ते फोकस को दिखाते हैं। और अच्छी बात यह है कि 45% से ज्यादा डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, वो अब टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव बात है। और उधर निजी क्षेत्र की रफ्तार भी तेज है। 2023 में 480 नए डीप टेक स्टार्टअप्स आए। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा हब बन गया इसमें। क्लीन टेक में एथे एनर्जी, रिन्यू पावर जैसे नाम है, और यूनिकॉर्न्स यानी $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स, भारत ने 2022 में 100 का आंकड़ा पार किया था। हेल्थ केयर और एडटेक जैसे सेक्टर भी हैं जो तकनीक के दम पर काफी बदल रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर चुनौतियां भी हैं, जैसे वो जटिल नियम और धीमी प्रक्रियाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2020 की 63वीं रैंक ये बताती है कि मंजूरियां लेना अब भी शायद उतना आसान नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा प्रतिभा का पलायन, जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, और स्किल्स की कमी, ये भी बड़ी समस्याएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा युवा ही सीधे रोजगार के लायक स्किल रखते हैं। और बौद्धिक संपदा यानी आईपी का बाजारीकरण, मतलब आविष्कारों से पैसा कमाना, वो भी धीमा है। भले ही पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए गए, पर उनका कमर्शलाइजेशन एक अलग बात है। सही बात है। पेटेंट मिलना एक बात है, उसे प्रोडक्ट बनाकर बेचना दूसरी। हाँ, और छोटे शहरों में टेस्टिंग और प्रोटोटाइप बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये भी एक बाधा है। और जमीनी स्तर के कई अच्छे आइडियाज वो बड़े पैमाने पर बाजार तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, और एक और पहलू है सेक्टर्स के बीच असंतुलन। जैसे फूड टेक, फिनटेक तेजी से बढ़े, पर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जैसे जो कोर सेक्टर्स हैं, उनमें उतनी रफ्तार नहीं दिखी। जैसा वाणिज्य मंत्री ने भी कहा था, फोकस अब हाईटेक क्षेत्रों पर लाने की जरूरत है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए ये पब्लिक प्राइवेट तालमेल कैसे और बेहतर हो सकता है? स्रोत क्या रास्ते सुझाते हैं इस पर? देखिए, उपाय ज्यादातर सहयोग बढ़ाने पर ही केंद्रित हैं, जैसे एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी में जॉइंट इनोवेशन हब बनाना, कंपनियों को आर&डी के लिए टैक्स में छूट देना ताकि वो ज्यादा निवेश करें।
एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप को और मजबूत करना, ओपन इनोवेशन मॉडल अपनाना जहां आइडिया और आईपी साझा हों, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देना और खासकर गैर मेट्रो शहरों में रीजनल इनोवेशन क्लस्टर बनाना ताकि विकास सब जगह हो। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। भारत के जो नवाचार लक्ष्य हैं, जैसे कि STIP 2020 नीति या सतत विकास लक्ष्य 9, उन्हें हासिल करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों का मिलकर काम करना ही होगा। यही तालमेल भारत को ग्लोबल इनोवेशन मैप पर मजबूती से स्थापित करेगा। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि जो सहयोग के नए ढांचे बन रहे हैं या जो प्रस्तावित हैं, उनका लाभ छोटे उद्यमी या जमीनी स्तर के इनोवेटर्स कैसे उठा पाएंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जो डिजिटल नहीं है। उनके अनूठे आइडियाज बाजार तक कैसे पहुंचें, शायद इस पर सोचने से इनोवेशन को और ज्यादा समावेशी बनाने के नए रास्ते खुल सकते हैं।